गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क भरे, फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म। गोविंदजीरावजी आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या वतीनं स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त काढलेल्या रॅलीचे उत्स्फूर्त तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू। 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 तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क भरे, फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म। गोविंदजीरावजी आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या वतीनं स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त काढलेल्या रॅलीचे उत्स्फूर्त तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में
गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क भरे, फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म। गोविंदजीरावजी आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या वतीनं स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त काढलेल्या रॅलीचे उत्स्फूर्त तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बनके, मैं खिल जावां इतनी सी है। मैं बह जा नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं, सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं। लोके जरारुपायमृत्युनाशं, दातारमीशं विविधौषधीनां। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं, चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम्। कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं। वन्दे धन्वन्तरिन्तं, निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ था और भारत को एक नया देश, ऐसे अंग्रेजों के मतलब जो गुलामी से हम लोगों को मुक्ति मिली थी। तो आज 15 तारीख को 15 अगस्त को हम लोग ना संहिता ग्रंथों में जो अग्र संग्रह बताए हैं, मतलब कुछ कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो अग्र होते हैं, उनका विशेष रूप से अगर प्रयोग किया जाए अपनी चिकित्सा में तो और अच्छा रिजल्ट आता है। आप सभी लोगों ने यह बीएमएस के टाइम पे पढ़ा है, लेकिन हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये अग्र क्यों है, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। अग्र पे और भी चर्चा होना चाहिए, रिसर्च भी होना चाहिए। तो अभी मैं एक एक पढ़ूंगा और आप लोगों को अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ, और तो फिर आप लोग भी अपने अपने मत बता सकते हैं। तो चरक संहिता में जब हम लोग 25वां चैप्टर देखते हैं तो 25वां चैप्टर में जो यजपुरुषी अध्याय है, तो यजपुरुषी अध्याय में अगर हम लोग 25वां चैप्टर है सूत्र स्थान में, तो इसमें हम लोग 40 नंबर का श्लोक देखेंगे। तो यहाँ से श्लोक शुरू होता है और टोटल ना 152 अग्र बताए हैं, और अष्टांग संग्रह में हम लोग देखें तो 155 अग्र बताए हैं। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी शुरू करते हैं। इन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले बोला है चरक संहिता में कि अन्नम वृत्तिकरणम श्रेष्ठ। अब क्या है कि इस दुनिया में जो भी कोई व्यवसाय करता है, कोई काम करता है, तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो अन्न उगाना, क्योंकि अन्न को पर ब्रह्म बोला है। अन्न है इसलिए हम लोग जीते हैं। तो खेती करना जो है, मतलब उस जमाने के हिसाब से, आज लोग बोलते हैं कि हमें आईटी में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, उस जमाने के हिसाब से इन्होंने बोला है कि अन्न को उत्पादन करना। आजीविका चलाने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो अन्न को उत्पन्न करना, अन्न का ही सब काम करना, यह सर्वश्रेष्ठ पता है।
फिर दूसरा बता रहे हैं कि जल जो है आश्वासकर द्रव्यों में श्रेष्ठ है। जब भी कोई गुस्से में रहता है ना, आश्वासन देना है तो उसको एक गिलास पानी पिला दीजिए। जब भी कोई बहुत दूर से भाग के आया और या एंग्जाइटी हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, तो आप एक गिलास पानी पिला दीजिए, तो उदक जो है वो आश्वास कराणम, ऐसा बताया है। इसी तरह से श्रम हराणम, श्रम हराणम में सुरा बताया है। यहाँ पे हमने देखा है कि मतलब प्रैक्टिकली देखा है कि जो मजदूर लोग रहते हैं दिन भर पत्थर उठाते हैं, ढोते हैं, नीचे से ऊपर मंजिल पर लेके जाते हैं, इतना फिजिकल वर्क हो जाता है। तो मेरा जब हॉस्पिटल बन रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं तो आप लोग का ये थकावट कैसे दूर होता है, क्या पेन किलर खाते हैं या कुछ? तो बोले हम लोग ना एक पैक पी लेते हैं तो हमारा थकावट पूरा दूर हो जाता है और नींद अच्छी आ जाती है। तो इसीलिए बोला है सुराश्रम हराणम। बहुत सारे जो सर्जन लोग थे, मतलब जब मैं बीएमएस कर रहा था तो मैं ऐसे सर्जन लोगों के पास सीखने भी जाता था। तो जो एमएस सर्जरी वाले जो लोग रहते हैं ना, वो दिन रात इतना सर्जरी, या गायनेक डिपार्टमेंट में भी जो लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरा जो अनुभव है वो मैं बस बता रहा हूँ। तो जो लोग गायनेक डिपार्टमेंट में दिन रात सर्जरी करते हैं, दिन रात सर्जरी करते हैं, तो उनका थकावट इतना ज्यादा होता है और सोने का टाइम नहीं मिलता है, मेंटली भी थक जाते हैं, फिजिकली भी थक जाते हैं। तो वो लोग ना एक पैक पी लेते हैं तो उनका ना सब थकावट दूर हो जाता है। तो अपने ग्रंथों में जो लिखा है कि सुराश्रम हराणाम श्रेष्ठा, यह सच में है कि यह थकावट को दूर करता है। अब इसको कितना डोज में लिया जाए तो वो अमृत के समान है, अगर बहुत ज्यादा लिया जाए तो वो व्यसन हो जाता है। कभी कभी ले लिया जाए और वो कम मात्रा में मेडिसिन के रूप में लिया जाए तो वह मेडिसिन है। इसी तरह से बोल रहे हैं क्षीरम जीवनीयानम, अगर जीवन कार्य करना है, लाइफ सेविंग करना है, कुछ भी कार्य, तो जो दूध है वह जीवनीयानम, और वो भी गाय का दूध जो है वो जीवनीयानम बताया है। इसी तरह से मांस जो है वो बृहणीयानम, अगर कोई बहुत पतला है तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देते हैं वजन बढ़ाने के लिए, बृहण करने के लिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है तो मांस, क्योंकि बृहण कार्य जो है वो मांस धातु का है। और सामान्य विशेष सिद्धांत के हिसाब से मांस की वृद्धि होती है, मांसेन मांसस्य वृद्धि होती है। इसलिए कोई भी पेशेंट आपके पास है अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उसको मांस खाने के लिए बोलेंगे तो बृहण कार्य कर देता है। आप लोगों को कुछ बोलना है तो आप लोग हैंड रेज करके कुछ बोल सकते हैं, कोई विषय पे डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह से जो ये बोला है मांसरस, जो बोला है मांसरस, मटन का सूप बोला है, यह तर्पणीयानम। आजकल जैसे सलाइन वगैरह लगाया जाता है ना, सलाइन, टीएनएस, एनएस, ये सब लगाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह डाल के। तो पहले के जमाने में क्या था कि कोई भी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया या कुछ हो गया तो उसको मांसरस पिला दो, तो ये तर्पण करने में सर्वश्रेष्ठ है। और तर्पण किसका होता है तो रस धातु का होता है, तो इसलिए रस पे डायरेक्ट ही मांसरस अगर चला जाए तो तुरंत ही फायदा होता है। फिर बताया कि अन्य द्रव्यों में रुचि बनाने में लवणम अन्न द्रव्य रुचि कराणाम, थोड़ा सा नमक डाल दिया ना तो अन्न की द्रव्य में रुचि हो जाती है। अगर नमक ज्यादा हो गया या कम हो गया तो रुचि नहीं आता है, खाना टेस्टी नहीं लगता है। इसलिए इसका इतना महत्व है कि लवणम अन्न द्रव्य रुचि कराणाम श्रेष्ठ। उसी तरह से हृदय, हार्ट के लिए सबसे अच्छा रस कौन सा है तो अम्ल रस। ऐसा बता रहे हैं कि हृदय को ताकत देना है, हृदय को अच्छा करना है, हृदय द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है तो अम्ल रस बताया। फिर बता रहे हैं कुक्कुट का मांस जो है वह कुक्कुट मांसम बल्यानम, जो चिकन और ये मुर्गा का जो मांस खाया जाता है तो उसका जो मांस रहता है वो बल्य बढ़ाने में, बल्य कार्य करने में सर्वश्रेष्ठ बताए। और भी द्रव्य हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट, जैसे हमारे आयुष दर्पण की सबसे बेस्ट कौन है तो डॉक्टर अंजना मैम सबसे बेस्ट है। तो इसी तरह से यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन है, वो बेस्ट बेस्ट चीजों को बताया। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि नक्र रेतो, जो घड़ियाल का जो शुक्र होता है वो वृष्य द्रव्य सारे देखेंगे तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है तो नक्र रेत वृष्याणाम, ऐसा बताया। फिर उसके बाद में श्लेष्म पित्त प्रशमानाम, श्लेष्म और पित्त मतलब कफ और पित्त का प्रशमन में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है तो मधु बताया। शहद जो है पित्त का भी शमन करता है और कफ का भी शमन करता है, मधु। और अष्टांग संग्रहकार ने दुरालभा नाम की वनस्पति बताया कि श्लेष्म पित्त प्रशमनानाम कौन सा है तो दुरालभा, ऐसा बताया। उसी तरह से वात और पित्त को प्रशमन करना है, ऐसे बीमारियों वाले पेशेंट आते हैं कि वात भी बढ़ा है पित्त भी बढ़ा है, ऐसे में प्रशमन करने के लिए घी सर्पी को श्रेष्ठ बताया है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो वात और कफ वाले पेशेंट आते हैं, तो वात श्लेष्म प्रशमानम तैलम, तैल जो है वो वात श्लेष्म प्रशमानम ऐसे बोला है। फिर उसके बाद में श्लेष्म हराणम,
कफ को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो वमन बताया। वमन जैसा कोई भी आपको मतलब कोई भी कफ को दूर नहीं कर पाएगा। आकांक्षा मैम, आपको कुछ बोलना है तो आप बता सकती हैं, कुछ भी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहे तो हम और इलाबोरेट करके डिस्कस करेंगे। इसी तरह हाँ, पित्त को दूर करने में, आप लोग पित्त दूर करना है तो सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, तो विरेचन चिकित्सा, विरेचनम पित्त हराणम श्रेष्ठ। फिर वात हराणम श्रेष्ठ कौन सा है, वायु के इतने सारे बीमारी वाले पेशेंट आते हैं, मतलब हमारे पास जैसे आते हैं कि ये हो गया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको सेरेब्रल एट्रोफी हो गया है, फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है, बहुत सारे लोग आते हैं जिनके वात विकार रहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं। तो सभी में वात को शमन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, तो बस्ती चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें मृदुता लाना बहुत जरूरी होता है, तो उसमें श्रेष्ठ कौन सा है मृदुता लाने में, तो स्वेदो मार्दव कराणम श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद में स्थैर्य कराणम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा हिलते डुलते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे स्थैर्यता की कमी होती है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो व्यायामम स्थैर्य कराणम। व्यायाम करना जो है वो स्थैर्य करता है, शरीर को एकदम बलवान बनाता है, स्थूल मतलब स्थैर्य लाते हैं, स्थूल नहीं स्थैर्य, मतलब एक जगह से टिकाऊ बनाना, वह स्थैर्य कराणम व्यायामम ऐसा बताया। इसी तरह से पुंसत्वोपघाती नाम, जो शुक्र का नाश करने में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो शार। शार का अगर सेवन किया जाए तो पुंसोत्पघाती नाम, इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप लोग क्षारीय युक्त पदार्थ मत खाइए। आजकल जो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि अजोस्पर्मिया के पेशेंट आते हैं, और फिर मतलब अजोस्पर्मिया के आते हैं, और उनमें शुक्र की इतनी क्षीणता रहती है, मोटिलिटी कम रहती है, और खाने में देखेंगे तो वही सब रहता है, पापड़ का सेवन, अचार का सेवन जिसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है, सोडा ज्यादा पीने वाले, या फिर उसमें चाइनीज फूड खाने वाले। तो ये सच में पुंसत्वोपघाती नाम, मतलब शुक्र का नाश करने में, क्लैब्यता लाने में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो शार, पुंसोत्पघाती नाम। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं अन्न द्रव्य रुचिकराणम, तो तिंदुक जो है, तिंदुक का सेवन आप लोग करेंगे तो अन्न के लिए सर्वश्रेष्ठ में रुचि उत्पन्न कर देता है तिंदुक का प्रयोग करना। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं अकंठ्या नाम। हाँ प्रभात जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर। सर नमस्कार। हाँ सर बोलिए। सर जो जैसे कि क्षार शुक्रनाश करने का मेन रिस्पॉन्सिबल ड्रग है, तो हम चंद्रप्रभा वटी को ज्यादा लंबा पीरियड तक नहीं देना चाहिए। चंद्रप्रभा में क्षार कहाँ है सर, चंद्रप्रभा क्षारीय नहीं है सर ज्यादा, क्षार नहीं है, अच्छा जी। रज प्रवर्तनी वटी है क्षार, तो एकदम अच्छा, क्षार डाला हुआ है, या फिर चित्रकादि वटी बहुत ज्यादा क्षार डाला हुआ है, चित्रकादि भी, हाँ जी सर, हाँ। वो लॉन्ग जो गर्मी पैदा करता है। आप रज प्रवर्तनी वटी यूज करके देखिए, जिन लेडीज को जो मेंसेस आ रहे हैं ना, एक बार दो बार ठीक है, लेकिन आप बार बार देंगे सालों साल सालों साल, तो उनका वो वजाइनल ड्राइनेस में मेंसेस ही बंद हो जाता है। जी जी जी, बराबर है ना। जी जी सर। इसीलिए चरक में बोला क्षार, लवण और पिप्पली का सेवन अति सेवन नहीं करना चाहिए, और ये पुंसोपघाती नाम ऐसा है। और आप जितने भी पेशेंट आपके पास आते हैं मेल इनफर्टिलिटी के, तो उसमें सर, सभी में देखेंगे तो क्षार का सेवन ज्यादा हुआ रहता है। ज्यादा हुआ, राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है। फिर बोल रहे हैं अहृदयानम, हार्ट के लिए सबसे नुकसानदायक कौन सा है, तो भेड़ का सर्पी, आविक सर्पी जो है वो अहृदयानम हार्ट के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह से अजाशीरम, अजाशीर जो है वो कितना गुणकारी है, बकरी का दूध, शोषग्न है, मतलब शोष की बीमारियां हो, जैसे कि टीबी हो गया, टीबर। हाँ कविता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं। जी सर, दो पॉइंट्स पे बताना चाहूंगी थोड़ा सा। एक तो जो हाँ आपने कहा कि आविक सर्पी और उद्यानाम जो बताया आपने, हाँ तो जब मैं एमडी कर रही थी तो एक हमारे यहाँ जामनगर में इसके ऊपर थीसिस बना हुआ है, और जी उसमें प्रैक्टिकली ये देखा गया था कि मतलब रेट्स पे, चूहों पे वो उनमें अप्लाई करके देखा गया था कि आविक सर्पी देने के बाद और गोघृत देने के बाद हार्ट में क्या चेंजेस आते हैं। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे, पर्टिकुलर तो मुझे याद नहीं है, बट मतलब ये आविक सर्पी जो अरुद्य बताया है वो एकदम से ही उसके थ्रू प्रूव हो गया था। अच्छा। और
दूसरा जो जैसे संहिता के दृष्टिकोण से, मतलब वैसे ग्रामर के दृष्टिकोण से थोड़ा देखना चाहें तो, जैसे कहा है कि अम्ल रस जो है उसको कहा कि रुद्या नाम। तो रुद्य जो हार्ट के ऊपर लिए अम्ल रस का है वो तो है ही है सारा उसका रोल। बट अगर रुद्य वर्ड को हम दूसरे तरीके से भी देखें तो वो रुचि करने वाला या मन को प्रिय होने वाला, उसको भी हम रुद्य कहते हैं। हाँ। तो जब अरुचि के जो पेशेंट हैं, हालांकि अरुचि के लिए इन्होंने तिंदुक अलग से बताया है, लेकिन अगर किसी को रुचि नहीं है तो उसमें अगर अम्ल रस प्रधान आप देंगे, नींबू देंगे या इस तरीके के द्रव्य देंगे, तो वो रुचि करने में भी श्रेष्ठ होता है। तो दोनों तरीके से इसको मतलब ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को इमली खाने का बहुत मन करता है क्योंकि उनको हाँ जी। रुचि नहीं रहती है, तो वो हाँ जी जी, बहुत अच्छा बताया कविता मैम आपने, थैंक यू। डॉक्टर राजकुमार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ जी, नमस्कार सर। आपका हॉस्पिटल कितना बढ़िया है, वाह मजा आ गया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बताइए सर। मैं पूछना था, हमारे यहाँ पंजाब में लोग जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं हाँ तो बकरी का दूध पीने के लिए बोलते हैं। हाँ, तो उससे वाकई कुछ फायदा होता है कि नहीं? है ना, इसमें देखिए लिखा है शोषग्न, शोष को दूर करता है, स्तन्य को बढ़ाता है, स्तन्य, और ये बोल रहे हैं सात्व भी है, और रक्त संग्राहिक है, रक्त को संग्रहण करता है, रक्त का कोई भी बीमारी हो उसमें बकरी का दूध अच्छा है। रक्त पित्त प्रशमना नाम, रक्त पित्त को सर दूर वो करता राजक्षमा में तो बोला ही है ना श्रेष्ठ है। हाँ, वक्त। ये प्लेटलेट का बोल रहे हैं ना, तो रक्त संग्राहिक शब्द ये उसमें सब कवर हो जाता है सर। सर, अजाक्षीर का तो रिसर्च भी हुआ है, मतलब हाँ, शायद सीसीआरएस का ही रिसर्च है, मुझे मिल जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगी। हाँ, तो उसका रोल डेफिनेटली होता है। जो टैबलेट्स वगैरह आजकल कुछ मार्केट में है उनमें भी अजाक्षीर डाला जाता है। तो ये पपाया का पत्ता और अजाक्षीर दोनों का ही अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ। हमारे यहाँ जब डेंगू चलता है तो 400-500 रुपए किलो बिकता है ये अजाक्षी। अच्छा हाँ जी। अच्छा तो 100 रुपए का एक छोटा सा गिलास देते हैं। अच्छा, इतना वैल्यू है ना उसका। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। उसके बाद में भेड़ का दूध जो है, भेड़ का अविशीरम या शष्कुली और मांस, श्लेष्म पित्त जनना नाम, ऐसे बोल रहे हैं। श्लेष्म और पित्त तो बढ़ा देता है अगर उसका दूध पिया जाए। जो घी है, भेड़ का घी है, वो हृदय नाम बोला है। इसके बाद में महिष शीर स्वप्न जना नाम, जिसको नींद नहीं आती है उसको भैंस का दूध पिला दीजिए तो उसको अपने आप नींद आएगी, क्योंकि इतना ज्यादा गुरु होता है ना, और वो तम गुण युक्त होता है, भैंस के से बैठ जाती है कहीं पर भी, तो उसमें वो घूमती फिरती उतना नहीं है, तो इसलिए उसका दूध गाढ़ा होता है। स्वप्न जना नाम, आपके पास जब भी ऐसे पेशेंट है आप जरूर दीजिएगा। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं मंदक दधी, जो कच्चा दही जो होता है, अभी ना दूध है ना दही है, बीच का जो है अधूरी जमी दही है, अभिषंद कराणम, अभिषंद स्त्रोतोरोध करता है, बहुत ज्यादा बीमारियों को उत्पन्न करता है, कुष्ठ और प्रमेह व्याधि उत्पन्न करता है, इसलिए ऐसा कच्चा दही तो कभी नहीं खाना चाहिए। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? राजेंद्र सिंह सर। सर मैं वो भैंस के दूध का ही बताने वाला था। हाँ। उसमें फैट ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होती है। हाँ और हमने जो प्रैक्टिकल जो रखते हैं ना अनुभव, आप हाँ एक भैंस का बच्चा और एक गाय का बच्चा रोड पे छोड़ दो, हाँ वो जो भैंस का बच्चा वो सड़क पार नहीं कर पाएगा, गाय का बछड़ा पार कर देगा। वो उसका ब्रेन ज्यादा रहता है। गाय का दूध बेनिफिशियल है और जो भैंस का दूध है वो उतना बेनिफिट नहीं है इंसान के लिए। जी, उससे कोलेस्ट्रॉल भी तो बढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी सर। और आप देते हैं क्या, जिसको नींद नहीं आ रही है उसमें भैंस का दूध पिलाते हैं? हाँ जी सर, हमारे यहाँ परंपरा है, हम ना जो भैंस का दूध है उसको 4-6 घंटे मतलब हारा बोलते हैं उसको, हारे में पकाते हैं सारी दिहाड़ी। फिर उसमें उसमें डबल ही पानी डाल देते हैं। मान लो 4 किलो दूध है, 4 किलो पानी डाल दिया, वो 4-5-6 घंटे पकता रहता है। उसमें एक लोहे का पीस छोड़ा रहता है, मतलब छोटी सी चमची सी बना के, और लो अंश भी आ जाते हैं। उसको हम पक्का दूध बोलते हैं, पक्का और कच्चा। तो और उसमें वो अभी रात को, गुण तत्व सब निकल जाता है, पार्थिवता हाँ, निकल और वो जाती है। रात को पीला पीला हो जाता है। उसको बॉर्नवीटे वाला दूध ही बोलते हैं, जो शहरी है, जो
शहरों में रहते हैं ना, तो हाँ गांव वाले तो उसको पक्का दूध बोलते हैं, कच्चा वैसे बोलते हैं। वो फिर पक जाता है, उसमें तेजी खत्म हो जाती है। यूनानी वाले वो बहुत बढ़िया होता है। हाँ, आपका सही है, मैंने भी देखा है ऐसे गांव में। जी, डॉक्टर आशा जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? आशा जी, हेलो। हाँ जी बताइए। दूध की अगर स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं ना आप, तो एक्चुअली में शास्त्र में भी बताया गया है कि भैंस का दूध भी वृक्ष तो होता है, लेकिन वो में ज्यादा आता है, जबकि मैम आपका कंपैरेटिव आवाज थोड़ा कर 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 हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए ना प्लीज। आशा मैम, आप अच्छा बोल रही हैं लेकिन थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। मैं उस सरकार में हूँ तो शायद नहीं हो पा रहा होगा, मैं लिख देती हूँ हाँ ठीक है, ट्रैवलिंग में। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो आप यही बोल रहे थे कि भैंस का दूध है वो वृक्ष है, लेकिन तब भी वह बहुत ज्यादा गुणकारी होता है, मतलब वो अभिसंधि भी होता है, अगर उसको उबाल दिया जाए तो अच्छा हो जाता है। आप लिख दीजिए मैम, सब लोग पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि कुछ अन्न होते हैं, गवेदुक अन्न कर्षणीयाणाम, कर्षण करने में गवेदु का अन्न जो रहता है कर्षण करने में श्रेष्ठ रहता है। और विरुक्षीयाणाम कौन सा है, तो उद्दालक अन्न, उद्दालक अन्न जो है कोई द्रव्य है वो विरुक्षण में सर्वश्रेष्ठ रहता है। फिर उसके बाद में मूत्र जनानम, आपके पास जब भी ऐसे पेशेंट है जिनको यूरिन नहीं हो रहा है तो इक्षु का प्रयोग कराइए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनको बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा था, मतलब यूरिन ऐसे थोड़ा थोड़ा हो रहा था पानी नहीं पीने की वजह से, उनको यूटीआई, ऐसे एलोपैथी के डॉक्टर्स ने बोला कि यूटीआई हो गया, और बहुत ज्यादा उन्होंने सिटाल सिरप और नॉर्फ्लॉक्स ऐसे कुछ कुछ दवाइयां दे दी। लेकिन मैंने अपना गोक्षुरादि गोकुल चंद्र बाबा और गन्ने का रस भरपेट पीने के लिए कहा, तो तुरंत ही आधे घंटे में ही यूरिन होता है। मूत्र जनानम जो शब्द है इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। आप लोगों ने यूज किया है क्या गन्ने का रस का प्रयोग मूत्र जनन के लिए? अगर किसी ने किया है तो बताइए प्लीज अपना एक्सपीरियंस मूत्र कृच्छता में। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। वो एक जो मेरा कैंसर पेशेंट था ना, हाँ ब्लैडर कैंसर, तो हाँ उसे वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब फोर्सफुल यूरिन नहीं होता था कभी भी, और हाँ बहुत जलन होती थी। आपको मैंने पूछा था तो आपने यही बताया था, और मैंने वहां पे वही अप्लाई किया था। तो उसे जैसे वो यूरिन पास करने जाता था ना, तो उसे बहुत टाइम लगता था। तो उसको जैसे बोला था कि 2 लीटर तक जितना पी सकते हो, तो उसका काफी हद तक बर्निंग कम हो गया था सर। अब एक दिन में 2 लीटर तक, तो वो बोला भी था मुझे कि 2 लीटर मैं कैसे पीऊंगा। मैंने बोला एक एक घंटे में आधा आधा ग्लास, एक एक ग्लास, जितना भी आपसे हो सकता है। 2 लीटर अगर कंप्लीट भी नहीं हुआ तो हो जाएगा, 1 लीटर हो तो भी चलेगा, पर पीते रहना। तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया था सर उसमें। हाँ जी सर। हाँ। आप कुछ अचार और समोसा कुछ खा रही हैं? सर मैं खाना खा रही हूँ। हाँ ठीक है। तो ये सच में मूत्र जनानम जो बोला है ना, इक्षु का प्रयोग सच में होता है, या आप लोग भी यूज करके देखिए कभी भी किसी को। हाँ कविता मैम, आप क्या बोलना चाह रही हैं? कविता मैम। सर हाँ जी सर, एक्चुअली इक्षुरस का है ना, जो द्रव गुण की वजह से जो आर्तव क्षय होता है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था एक कैसे पेशेंट कैसे में। बताइए, आप थोड़ा बताइए, उसको एक्सप्लेन करिए, सब लोग सुनेंगे। एक्चुअली सर मेरा पेशेंट नहीं था, वो दूसरे डिपार्टमेंट का पेशेंट था। तो मुझे ये था कि द्रव गुण की वजह से कैसे, मुझे खुद को भी वो समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हुआ, बट उन्होंने, जो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि द्रव गुण था तो ये रस धातु पे बहुत अच्छा काम करता है इक्षुरस। हाँ तो इसलिए जिनको आर्तव क्षय है द्रव गुण की कमी की वजह से, उनमें आपको दूसरा कोई मेडिसिन के बदले अगर आप सिर्फ इक्षुरस देते हो तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी। अंजना मैम, आप यूज करती हैं ऐसे आर्तव क्षय के कंडीशन में, मतलब स्कैंटीमेंसेस में, आपका क्या अनुभव है? नमस्कार सर, नमस्कार सभी लोग को। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ना कि यहाँ पे इंडिकेशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो पीसीओडी के पेशेंट होते हैं, या फिर यहाँ पर इंसुलिन लेवल हाई होता है, या ग्लाइक कहते हैं ना कि हम पेशेंट की जांच कराते हैं तो वो हमारा जो HbA1c लेवल है या हमारा जो RBS लेवल है, वो अगर वो ज्यादा होता है या कॉज ही होता है तो उसमें हम इसको कंट्राइंडिकेशन मानते हैं। और अगर वो कॉज नहीं होता है, केवल सिंपल जो है वो रस धातु की कमी से या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से, या समटाइम्स जो है पेशेंट की और ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ आर्तव प्रॉपरली नहीं बनता है, वहां हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और अब मैडम की बात बहुत अच्छी है कि आहार रस
अगर अच्छे से लिया जाता है तो रस धातु का निर्माण अच्छे से होता है। और रस धातु की उपधातु को भी आर्तव माना है, कहीं कहीं रक्त धातु की उपधातु को भी आर्तव माना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीप जाते हैं, जैसे कि हमारे पास पीसीओडी के बहुत प्रश्न मिलते हैं, और उसमें जहां हम देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी इंसुलिन की जो मेट्रो है पैथोफिजियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है। तो ऐसे केसेस में जनरली मैं अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस यही शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ मैं फिर किसी पेशेंट को सिरप वगैरह भी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम उसको ग्लूकोज बढ़ा रहे हैं बॉडी में तो फिर वो जो उसकी प्रॉब्लम है वो हम उसको और बढ़ा देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा डिमार्केशन है कि हम कहाँ दे सकते हैं और कहाँ नहीं दे सकते। जी सर। जी पाठक सर, ये जो हाँ सर। गन्ना है ना, जो इश्यू बोल रहे हो, ये पीलिये में जो पीलिया हो जाता है किसी को, हाँ उसको रात को रख के उसमें चंद्रगुण ठंडा हो जाता है, उसको सुबह चूपना होता है। रस भारी हो जाता है। जब हम इसको चूपते हैं ना, गन्ना हमारे पंजाब में चूपना बोलते हैं उसको, यानी उसको उसके साथ फिर पीलिया ठीक हो जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज है, अच्छा। उसमें भी काम करता है ये। ऐसे भी कामला रोग जो है उसमें उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी रहती है रक्त धातु में, हाँ जी। तो वहां पे ये मधुर मधुर शीत द्रव्य देते हैं, तो वो उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस कर देता है, विरेचन भी कराता है। ज्यादा गन्ने का रस लेंगे तो अच्छे से विरेचन हो जाता है और फिर मूत्र भी होता है, इसीलिए। गुरु जी बोलते थे जो औषध टट्टी पेशाब लाएगा उससे पीलिया ठीक हो जाता है। हाँ ऐसे, और ये मैं लाइव देखा हूँ अपनी आंखों के सामने। हमारा एक पड़ोसी था, उसको जी पीलिया हो गया था, तो वो दीवार के ऊपर बैठ के सुबह सुबह गन्ना चूपता था। बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो उनका ठीक हो गया। जी आशा जी लिखिए। हाँ ठीक हो गया था सर। हाँ, आशा जी लिखी है कि इक्षुरस इज मधुर रस प्रधान एंड पित्त शामक, सो पृथ्वी गुण इंक्रीज करता है ये, और आर्तव की पित्त वृद्धि मीन्स पित्त की द्रवता बढ़ता है, और दैट इज वाई यूजफुल इन आर्तव विकृति। बहुत अच्छा बताया आपने आशा जी, ठीक है। हाँ, ये लिख रहे हैं राजेंद्र सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छा बताया, ये पीलिया में बहुत अच्छा काम करता है। फिर है कि यव जो है पुरुष जनानम, जिसको बहुत ज्यादा ये हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब पेट अतिसार वगैरह हो गया, पुरुष नहीं बन रहा है, तो उनको हम लोग यव का रोटी देते हैं, यव खिलाते हैं, मतलब जौ का रोटी, तो उसे पुरुष जनानम ऐसे बोल रहे हैं। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं वात जनानम जम्बू, जहां पे वात क्षय ऐसे कंडीशन होती है। अभी आप लोग कुछ दिन के बाद आप लोग देखेंगे कि हम लोग अभी ऐसे पढ़ते हैं कि वात की वृद्धि, पित्त की वृद्धि, कफ की वृद्धि में ये बीमारियां होती है, लेकिन क्षीण दोष पे कोई चर्चा नहीं करता है कि वात क्षीण हो गया तो क्या बीमारियां होती है, पित्त क्षीण हो गया तो क्या बीमारी होती है, कफ क्षीण हो गया तो क्या बीमारी होती है। तो यहाँ महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी संहिता ग्रंथ जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जला दिया गया था, तो उसी में से कुछ मराठी के ट्रांसलेटेड किताबों का संग्रह करके एक किताब लिखा है, क्षीण दोषों की चिकित्सा। वो मैंने किताब, रेयर बुक है, वो मैं लेके आया हूँ आप लोग, लेकिन मराठी में, आप लोग को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। उसी पर मैं एक लेक्चर लूंगा, कुछ दिन 10-15 दिन चलेगा वो क्षीण दोषों पे, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर वात जनानम जो है ना, जम्बू, ये वायु को बढ़ाता है, इसलिए जम्बू का भी मेडिसिन के रूप में यूज होता है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए, निगेटिव इफेक्ट नहीं देखना चाहिए जामुन का, हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखना चाहिए। इसके बाद में ये बोल रहे हैं शशकुली जो है पित्त, श्लेष्म पित्त जनानम, शशकुली एक मिष्टान बनाया जाता था पहले, तो कैसे बोलेंगे, जो मेदू वड़ा रहता है उसको शशकुली बोलते हैं। मेदू वड़ा को आप लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, शशकुली जो रहते हैं ना ऐसे पकोड़े टाइप, उसको श्लेष्म पित्त जनानम ऐसे बोला है। कुल्थी जो है अम्ल पित्त, क्या कविता मैम कुछ बोलना चाहती हैं शशकुली के बारे में? शशकुली मतलब सर ये मीठी पूरी टाइप का होता है, तला हाँ हुआ मीठी पूरी जो होता है उस टाइप का। हाँ, तो ये ज्यादा अगर खाएंगे तो कफ भी बढ़ाता है, पित्त भी बढ़ाता है, ऐसा बताएं, ठीक है। फिर है कुल्थी, कुल्थी जो है अम्ल पित्त जनानम, अगर कुल्थी का दाल आप खा लेंगे तो इतना हाइपर एसिडिटी होता है ना, हम लोग कुल्थी का यूज बोलते हैं आम बात में, लेकिन कुल्थी खाने को नहीं बोलते हैं। कुल्थी का दाल आप चबा चबा के खाएं, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, इतना ज्यादा हाइपर एसिडिटी कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं माश, माश मतलब उड़ीद जो है श्लेष्म पित्त जनानम श्रेष्ठा, मतलब कफ भी बढ़ाते हैं, पित्त भी बढ़ाते हैं अगर आप ज्यादा उड़ीद का सेवन करेंगे तो।
फिर है कि मदन फल, मदन फल के बारे में बोल रहे हैं कि वमन आस्थापन अनुवासनोपयोगी नाम, मतलब योगी नाम, मतलब वमन के लिए भी बेस्ट है, आस्थापन बस्ती के लिए भी बेस्ट है, और अनुवासन के लिए भी उपयोगी नाम। अगर आपको वमन कराना है तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है ही। और आपने आज वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी का वमन देखा होगा लाइव, कि जब तक वो पिला रहे थे तब तक उल्टी आ रही थी, उन्होंने पिलाना बंद किया तो थोड़े वेग आए, उसके बाद अपने आप बंद हो गया। तो सेफ मेडिसिन है मदन फल। आस्थापन बस्ती देना है तो आपके जो द्रव्य है उसमें थोड़ा सा मदन फल डाल दीजिए। तो आस्थापन का जो गुण है कि आयु की स्थापना करना, वायु को निकालना और दोषों को बैलेंस करना, आस्थापन करना, ये सब जो है वो मदन फल से हो जाता है। इसी तरह से मदन फल को अनुवासन बस्ती में भी मिक्स करके अगर दे दिया जाए, तेल के साथ थोड़ा सा डाल दिया जाए, तो अनुवासन दोषों को पूरी तरह से लेके, मतलब तेल का स्नेहन करके फिर दोषों को निकालने में, अनुवासन में भी मदन फल श्रेष्ठ बताए। वमन आस्थापन अनुवासन उपयोगी नाम मदन फलम श्रेष्ठम। इसी तरह से बोल रहे हैं सुख विरेचना नाम, सुख पूर्वक विरेचन करने में कौन सा श्रेष्ठ है? तो त्रिवित, त्रिवित जो है, इसलिए हम लोग ज्यादातर वैद्य लोग त्रिवित लेहम का प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क रोगाधिकार में आप लोग भेषज रत्नावली में देखेंगे तो मस्तिष्क रोगों में हर जगह बताए त्रिवित्तादि मोदक, त्रिवित लेहम, पहले ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोला है। क्योंकि सुख विरेचना नाम, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन हो आप त्रिवित लेहम दीजिए, उससे डिहाइड्रेट भी नहीं होगा, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, दोष जो है वो अनुलोमित हो जाएंगे, प्राणवायु अनुलोमित हो जाएगा, अपान वायु अनुलोमित हो जाएगा, और बहुत अच्छा फायदा होता है। पैरालिसिस जैसे पक्षाघात में भी सुख विरेचन कराना है तो आपको ये देने से कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, इसलिए त्रिवितम सुख विरेचना नाम। आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। फिर बोल रहे हैं मृदु विरेचना नाम अमलतास चतुरंगुल। अगर मृदु विरेचन देना है किसी को, मृदु कॉन्स्टिपेशन है, तो अमलतास का प्रयोग अग्रे बताया है। उसी तरह से तीक्ष्ण विरेचना नाम स्नुही शिरम, स्नुही का शीर ले बहुत ही तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण विरेचना नाम, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज्यादा। आप लोगों ने देखा होगा मिश्रक्स ने, हाँ वैद्य डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर प्लीज। सर यही बोलना चाह रहे थे जो आप बता रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर सुख मृदु और तीक्ष्ण विरेचन का मैं बोल रहा था। हाँ जो आपने बता दिया वही बोल रहा था मैं। तो बोल ही दीजिए ना, फेसबुक पे भी लोग सुख विरेचन में त्रिव्रत का उपयोग करते हैं, और मृदु विरेचन में चतुरंगुल या अमलतास का प्रयोग करते हैं, और तीक्ष्ण विरेचन में स्नुही का प्रयोग करते हैं, स्नुही चीर का। और आप लोगों ने सुना होगा अंजना मैम बार बार बोलती है आरग वदादी कषाय, आरग वदादी कषाय। क्यों बोलती है? इसका रीजन क्या है कि मृदु विरेचन में अमलतास जो है ओल्ड एज पेशेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है। आशा मैम भी यही लिख रही है, आप लोगों ने सुना होगा अंजना मैम से। मैम जो बोलती है एकदम परफेक्ट बोलती है अंजना मैम। सर एक चीज और क्लियर करिए जरा इसमें कि सुख विरेचन किसको माने, मृदु विरेचन किसको माने, और तीक्ष्ण विरेचन किसको माने। सुख विरेचन का मतलब ये होता है कि जब भी विरेचन करा रहे हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, सुख विरेचन। अच्छा, दूसरी बहुत सारे द्रव्य ऐसे होते हैं जो अपना विरेचन का कार्य मुंह से शुरू करते हैं, बहुत सारे द्रव्य ऐसे होते हैं जो विरेचन का कार्य पाचक पित्त से या ग्रहणी से शुरू करते हैं, और बहुत सारे द्रव्य ऐसे होते हैं जो सीधा प्रक्वाशय से ही शुरू करते हैं। तो इनमें से इससे हम सुख मृदु और तीक्ष्ण को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते हैं हम लोग। ये करेंगे मृदु जो होते हैं मृदु कोष्ठी के लिए, और क्रूर कोष्ठी के लिए तीक्ष्ण। और आप जो बोल रहे हैं वो है, उस पर स्टडी हुआ है। ऐसे विरेचन करने वाले बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे सोनामुखी का चूर्ण है, फिर उसके बाद में एरंड है, बहुत सारे द्रव्य हैं, बहुत सारे, दंती है, जमाल गोटा है, बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे अग्र बता रहे हैं, जैसे कुटकी भी है। जी जी जी, कुटकी भी तीक्ष्ण वेदन भी कार्य करता है। हाँ डॉक्टर सर, हाँ जी बताइए। पाठक सर देखो, गुरुजी ऐसे बताते थे जो जमाल गोटा है ना, वो बोलते थे ये बदमाश है। अच्छा। तो और जो इसमें इसके अपोजिट जो अश्वकंज की रस है, हाँ, वो बहुत बड़ी है। वो उसका देखो, जो जमाल गोटे वाला जैसे इच्छा भेदी है, हाँ, वो जैसे हमारे इधर जैसे तबेला होता है ना, जब भैंस का गाय का, वहां उसका गोबर हटाने के लिए फावड़ा रखा होता है, वो फावड़े की तरह हूजता है। और जो इच्छा जो है क्या नाम है, अश्वकंज की रस है, वो झाड़ू की तरह साफ करता है।
उसमें ऐसा फर्क है। अच्छा। और वो जो कमजोर तसीर वाले होते हैं उनको उल्टी भी लगा देता है, जो जमाल गोटा प्रधानता वाला होता है ना। हाँ, उसमें नाराज रस भी है और इच्छा भेदी है, जमाल गोटा। हाँ जी, हाँ जी। मैंने इच्छा भेदी भी लिया एक आध बार गोली। हाँ। अब मैंने अश्वकंचकी रस लाया था, मैं शनिवार को लिया, मैं बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका, उसके पैरेलल। हाँ जी। तो कोस्ट के हिसाब से करते हैं ना, तीक्ष्ण वाला है। और हाँ जो जी, हाँ जी। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं ना, वो बहुत सही बोल रहे हैं, परफेक्ट बोल रहे हैं। कुछ मेडिसिन है वो पक्वाशय से काम करते हैं, इरिटेशन करके काम करते हैं। कुछ है हाँ जी, जो ग्रहणी कला से काम करते हैं, कुछ मुख से काम करना शुरू करते हैं। हाँ जी, ये वो भी है, बिल्कुल लेकिन सही। अपने हाँ ग्रंथों में जो बताया वो जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है सर। बहुत सही बताया आपने। इसके बाद में बोल रहे हैं कि अपामार्ग जो है वो शिरो विरेचना नाम, अपामार्ग तंडुल्य पूरा चरक संहिता में लिख दिया गया है, दूसरा चैप्टर सूत्र स्थान का। शिरो विरेचन करना है, जो भी साइनोसाइटिस के पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक रेनाइटिस के पेशेंट आते हैं, उन सब में अपामार्ग तंडुल्य उसके बीजों का रस डालने के लिए बोला गया है। ठीक है, आप लोग का कोई अनुभव है अपामार्ग पे तो कुछ बता सकते हैं। फिर इसी तरह से विडंगम कृमिघ्नानाम, कृमियों को नष्ट करना है तो कृमि को नष्ट करने के लिए पलाश का भी प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन जो विडंग है, विडंग जो काम करता है वो और कोई नहीं कर सकता। सर राजकुमार जी आप बोलिए सर। सर अपामार्ग जो है बिच्छू के विष पे ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, आपने यूज किया है? हाँ जी, हाँ जी। अपामार्ग की जो मूल है उसका रस निकाल के हाथों पे लगा के अगर बिच्छू को पकड़ लो तो हाँ। बिच्छू डंक भी मारे तो उसका कोई असर नहीं होता है। अच्छा, मैंने बिच्छू का विष भी इसके रस से कई बार उतारा है। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने सर। सर अपामार्ग का माउथ अल्सर्स वगैरह में भी बहुत अच्छा रोल रहता है। तो कई बार क्या कहते हैं, किसी को माउथ अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं हाँ। तो अपामार्ग की पत्ती चबा के देने से तो उसका माउथ अल्सर वगैरह ठीक हो जाता है। तो कई बार मेरे दिमाग में आया कि अगर अपामार्ग की पत्तियों का इतना अच्छा रोल है तो क्यों ना मंजन में इसको इस्तेमाल किया जाए। हाँ। दूसरा, अपामार्ग की जो क्षार है वो श्वासकाश में दी ही जाती है, हाँ। अपामार्ग क्षार जो होती है। और फिर ये अपामार्ग क्षार का इस्तेमाल तो उसमें पायस फिस्टुला के क्षार सूत्र बनाने में करते ही करते हैं। हाँ। तीसरा, जो अपामार्ग का कान का जो दर्द होता है तो इसकी पत्ती को तोड़ के अगर थोड़ा सा गर्म करके कान में डालते हैं तो इससे कान में दर्द, यही स्नुही का जो पत्ता होता है उसको भी थोड़ा सा गर्म करके अगर कान में डालते हैं तो ये कान का दर्द ठीक कर देता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, अपामार्ग के मल्टीपल यूजेस उसमें कहीं मैंने पढ़े हैं, इसका लिटरेचर मैं शेयर करूंगा सर। और जो ऋषि पंचमी जैसे कोई त्योहार आते हैं, ऋषि पंचमी, उसमें अपामार्ग से दातुन करने को बोला जाता है। हाँ हाँ, और एक चीज और भी सर, इसमें अपामार्ग का जो लटजीरा, लटजीरा भी इसी का नाम है, तो इसकी खीर को भस्मक रोग में खिलाते हैं। हाँ बराबर, हाँ भस्मक रोग दूर करता है। हाँ। सर मिश्रा जी। जी सर। जो आपने बताया कान के दर्द में जो अपामार्ग की पत्ती या स्नोही की पत्ती, इसको किसी तेल में सिद्ध करके तेल डालना है या वैसे नहीं पत्ती सर, को? कुछ नहीं, केवल पत्ती को थोड़ा सा गर्म करके और उसी का रस कान में डालते हैं। और ये अपामार्ग की अकेली क्वालिटी नहीं है, ये आप गेंदे को भी आप ऐसे कर सकते हैं, आप स्नोही को भी कर सकते हैं, गेंदे से भी ऐसा हो सकता है। और एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में और शेयर कर रहा हूँ कि जिन जिन चीजों में हरा रंग होता है, जो क्लोरोफिल रिच चीजें होती हैं, जी सर। क्लोरोफिल का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है और हीमोग्लोबिन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो लगभग सेम होता है, एक जैसा होता है। बस सेंटर में हीमोग्लोबिन में आयरन है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है। तो दैट्स वाई जो जो चीजें क्लोरोफिल रिच रहती हैं, जो हरे रंग की रहती हैं, वो सारी की सारी चीजें हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगी, खून बढ़ाएंगी, पांडु रोग में दी जा सकती हैं। सरोज मिश्रा सर जुड़वा भाई है, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ है उससे। किसका जुड़वा भाई सर? क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन। एग्जैक्टली। और ये लिटरेचर मैंने कहीं स्पिरुलिना के लिटरेचर में पढ़ा हुआ है इस तरीके का। डॉक्टर अशोक यादव जी कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर अशोक यादव जी, आपने चैट बॉक्स में लिखा है, यहाँ बोल दीजिए सर, लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं।
डॉक्टर अशोक यादव जी सुन पा रहे हैं क्या सर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर बोलेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो शीरीष है विषग्न नाम श्रेष्ठ। शीरीष जो है विषग्न, मतलब विष को दूर करने में शीरीष का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने यूज किया है शीरीष का? अगर किया है तो कृपया बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कुष्ठग्न में, कुष्ठ को दूर करने में खदीर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा खदीरादिवटी, फिर खदीरारिष्ट, इसका प्रयोग किया जाता है। और चरक संहिता में तो बहुत ही ज्यादा इसका महत्व बताया है खदीर का। सर इसका खदीर का एक और मैं बताता हूँ कि भाई हम लोग जो जिन परिवेश में काम करते हैं सरकारी सिस्टम में, हाँ, कई बार अलग अलग बीमारियों के मरीज आ जाते हैं, मेरे पास दवाइयां नहीं होती, तो हम लोग क्या करें उसमें, हाँ, ऐसा विचार करके कि कई बार खदिरादिवटी पड़ी है, खदिरादिवटी पड़ी है, किसी को माउथ अल्सर हो गया या टूथ में एक हो गया, तो हम क्या करें? तो उसको थोड़ी खदिरादिवटी की गोलियां कुछ उठा के पीस के दे दी, उसमें थोड़ा सा टंकन डाल दिया और बताया कि घर में हल्दी मिला के इसको, हल्दी और नमक मिला के सरसों के तेल में मिक्स करके मंजन कर लेना, उससे ही ठीक हो जाता है लोगों का। तो इस तरीके के, जैसे खदीर का रोल हमारा माउथ अल्सर वगैरह में इसका रहता ही है, कुष्ठ रोग अधिकार में तो खदीर है ही अच्छा जी। और आप लोग को आशा मैम ने लिखा है कि अपामार के 5 भौतिक गुणों के बारे में। तो जो भी अम्लधर्मी व्याधियां हैं, जहां में पृथ्वी और आप वाले चीजें बढ़ जाती हैं, वहां पे अपामार क्षार का प्रयोग किया जाता है। श्वास, कास और हाँ, बोलिए बोलिए सर, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, एग्जैक्टली आपका सही अप्रोच है। जहाँ पे क्षार हम दे रहे हैं, अपामार्क में क्षारी इफेक्ट है, बिकॉज इसी से हम क्षार एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो अम्लधर्मी व्याधियां हैं जिसमें पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ा हुआ है, वहां पर अपामार्क क्षार हमारा अच्छा इसको अच्छा अम्लधर्मिता को बैलेंस करने के लिए अच्छा रोल प्ले करेगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट इन श्वास, कास एंड प्रतिशाय डिसीजेज। इसको अन्य अम्लधर्मी व्याधियां जैसे स्थौल्य है, जलोदर है, ग्रहणी रोग में, लीवर डिसीजेज में, इसका इस्तेमाल उसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं जो अम्लधर्मी व्याधियां होंगी। जी। अपामार्क क्षार का हम लोग जो बस्ती वगैरह में अपामार्क क्षार देते हैं, वो शायद इसका कॉन्सेप्ट यही होगा कि स्थौल्य को दूर करने में, अम्लधर्मी व्याधि है जी। बराबर, हाँ, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि वो क्षार द्रव्य जितने हैं उष्ण तीक्ष्ण है, मतलब आग्नेय, तेज और तेज वायु आकाश प्रधान है। जी सर। ये डॉक्टर मंजीत जी आप कुछ लिखे हैं, आप कृपया बोलिए, सब लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे देखते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ सर, मैं सर के बारे में बोल रहा था कि सर ने बताया ना टूथ एक में वो खदीर का यूज, तो खदीर आस्पक का यूज दिनचर्या अध्याय में भी बताया सर, मंजन करने के लिए, दातुन के लिए, दंत दातुन के लिए। यस सर जी। हाँ सर, कई बार हम लोगों को इस तरीके के उसमें सोचना पड़ जाता है कि मरीज जाने भी ना पाए, हम उसको कुछ दे दें, है ना। तो बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास नहीं हुआ करती हैं। तो एक टाइम था जब हमारे पास कोई पेशेंट आया कि क्या कहते हैं, आंख की परेशानी लेके आ गया, आई की परेशानी। अब मैं उसको क्या करूं, क्या दूं, हमारे पास नहीं है दवाई। तो मैं उसको उठाता था, त्रिफला दे देता था कि ऐसा करना, रात में भिगोना, सुबह उबालना और इससे आई वाश करना। तो उससे उसका आई के केसेस में हम लोग त्रिफला से नेत्र प्रक्षालन करते ही हैं, तो उसका आई में काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता था। कई और होशियार मरीज निकल आते हैं, उन्होंने आई ड्रॉप बना के उसको त्रिफला का इस्तेमाल करना शुरू किया, और नेक्स्ट टाइम जब मिले तो अरे आपने तो बहुत अच्छी दवा दी थी। इस तरीके के इंडिकेशंस कई बार निकल के आ जाते हैं सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, आशा मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने भी कुछ लिखा है, बहुत बढ़िया, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए। शीरीष कैन बी यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट एंड वात पित्त शामक क्रॉनिक वात व्याधि, बहुत अच्छा बताया मैम ने। ठीक है। और रासना जो है वात हराणम श्रेष्ठ, इसलिए महारासनादिक्वात और रासना सप्तक्वात, रासना पंचक्वात ऐसा बताया गया है। लेकिन रासना संदिग्ध द्रव्य है, कौन सी वनस्पति को रासना बोलते हैं ये अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे द्रव्यों को रासना बोलते हैं। तो ये बात हर में श्रेष्ठ बताया। किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। आमल की जो है वय स्थापना नाम श्रेष्ठ, मतलब आयु की स्थापना करनी है, वय स्थापन गण में बताया, वो भी आंवला, इसलिए हम लोग च्यवन प्राशावलय में
आंवला का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये आयु को टिका के रखता है, बुढ़ापा नहीं आने देता है, एंटी एजिंग काम करता है। जी, किसी को बोलना है आंवले के बारे में? आकांक्षा मैम, कंचन मैम, कुछ बोलना है आप लोगों को? किसी को बोलना है तो बोलिए आंवला के बारे में। सर आंवले के बारे में आंवले के बारे में मैंने पढ़ा है कि जो हमारा आम्ल पित्त होता है, जिसमें अम्ल और द्रव गुण की प्रधानता होती है, वहां पे ये जलीय अंश का अवशोषण करता है अम्ल की। और जलीय अंश का अवशोषण करने की वजह से ये अम्ल और द्रव गुण बढ़े अम्ल पित्त में बढ़िया कार्य करता है। इसके अलावा सारे के सारे पित्त के पास में उष्ण गुण सभी के पास रहता है नेचुरली, किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा, जिसमें पाचक पित्त के पास सबसे ज्यादा उष्ण गुण है, क्योंकि गैस चूल्हा उसी के पास है। और बाकी की जो ऊष्मा बाकी पित्तों को मिलती है, वो मिलती है पाचक पित्त की ऊष्मा से, बाकी पित्तों को ऊष्मा मिलती है। तो अगर हम अम्ल पित्त की बात या किसी भी पित्तज रोग की बात करते हैं, तो एक अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए कि यहाँ पे उष्णता तो रहेगी ही रहेगी। तो मेन बात है, ये 5 रस वाला रहता है। हरितकी और आंवला है वो 5 रस वाला होता है। तो अगर अति लवण, हरितकी और आंवल की 5 रस लवण वर्जित है, हरितकी और आंवल की, और रसोन भी है शायद इसमें, रसोन भी है। में तो लवण नहीं होता है ना? हाँ, रसोन भी लवण वर्जित 5 रस। नहीं, उसमें अम्ल नहीं होता है, रसोन में अम्ल नहीं होता है। हाँ शायद अम्ल नहीं होता होगा, लेकिन 5 रस प्रधान है। और इसी तरीके से षडरस प्रधान द्रव्य भी हैं, जिसमें पारद हमारा षडरस प्रधान है, शुक्र हमारा षडरस प्रधान है। जी, तो ये वयस्थापन के लिए बहुत अच्छा है। अगर रोज कोई आंवला खाएगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होगा। और ऐसा बोला जाता है कि मोदी जी जो हैं और मोदी जी की माँ, वो लोग आंवला रोज खाते हैं, इसलिए वो लोग इतने स्ट्रांग हैं अभी भी। ठीक है। और ये बोल रहे हैं हरितकी जो है वो पथ्यानालम, पथ्यानम मतलब वो पथ्यकारी है, हर बीमारी के लिए पथ्यकारी है हरितकी, हर व्याधि में दिया। लेकिन हरितकी जो है वो रुक्ष भी है, तो अगर आप हरितकी को 3 महीने से ज्यादा देंगे तो शुक्र का नाश करता है। हरितकी और नीम, जो नीम है ना, ये 3 महीने से ज्यादा नहीं देना चाहिए, थोड़ा ब्रेक करके फिर देना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार बोलते हैं। जी, हरितकी के बारे में उसको अलग अलग तरीके से लेने से उसके अलग अलग इंडिकेशन बताए गए हैं। जैसे पीस के देने से ये मल शोधन का कार्य करती है जी, भून के लेने से ये दीपन का कार्य करती है जी, उबाल कर पीने से ये इसका कार्य मैं भूल गया हूँ, फिर से मैं 4 चीजें इसमें थी। एक और तो ऋतु हरितकी के बारे में किसी को याद है तो बोलिए। ऋतु हरितकी, हाँ, ऋतु हरितकी के बारे में शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत में हरितकी का जो सेवन करते हैं पिपली मधु गुड़ सैंधव शर्करा शुंठी के साथ। पिपली के साथ देते हैं शिशिर में, बसंत में मधु के साथ देते हैं, और शिशिर बसंत ग्रीष्म में गुड़ के साथ देते हैं, और सैंधव के साथ देते हैं वर्षा में, शर्करा के साथ देते हैं शरद ऋतु में, और सैंधव शर्करा शुंठी के साथ देते हैं हेमंत ऋतु में। ये ऋतु हरित की हुई। जी, ये इसमें वसंत और ग्रीष्म दोनों में गुड़ के साथ है। बसंत में मधु के साथ है, और ग्रीष्म में गुड़ के साथ है। ओके ओके, थैंक यू। जी जी मैम। ये वैद्य आशा कुमारी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? वैद्य आशा कुमारी जी। जी सर, प्रणाम। हाँ, आप बताइए। अपामार्ग का जो पत्ते का स्वरस होता है, वो कई बार हम बिच्छू के डंक में, ततैया में, चींटी में इस्तेमाल किए हैं, तुरंत रिजल्ट देता है। अच्छा, मतलब आपने देखा है सच में? सच में फायदा होता है? जी सर, हम खुद ही किए हैं। अच्छा, और इसके जड़ का भस्म बना के देसी गाय के कंडे के भस्म के साथ, और मंजन में भी बहुत अच्छा काम करता है। मुंह के सभी प्रकार का दुर्गंध हो या अल्सर हो, मसूड़े में कोई प्रॉब्लम हो, दांत में दिक्कत हो, उसमें काम करता है। तो इससे क्या मैम स्वेलिंग घटती है या पेन घटता है या दोनों होते हैं तुरंत? विषग्न कार्य होता और होगा। जलन, हाँ, वो बहुत तेज जलन होने लगता है ना, उसमें तुरंत काम करता है।
जी 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 तुरंत रस निकाल करके आप उसमें लगा दीजिए तो तुरंत वो जलन कम कर देता है। जी एक बार मैम। तो मेरे पास नहीं था, इसका पौधा कहीं मिला नहीं, तो मेरे पास सूखा उसका जड़ी रखा हुआ था, तो उसको पानी में चंदन के साथ घिस करके लगाए, ततैया एक बच्चे को काट लिया था, तो तुरंत उसका शांत हो गया। अच्छा, जी बहुत अच्छा बताया आपने। ये प्रैक्टिकल अनुभव जो होता है ना, हर वैद्य का अपना अपना होता है। हाँ, तो इसका जड़ को ना थोड़ा रखना चाहिए घर में। कभी भी कुछ काट ले तो ये तुरंत काम करता है। जी। आशा जी जी सर। लिखी है कि त्रिफला जल अक्षी प्रक्षालन के लिए बहुत यूज होता है अक्षी रोगों में, और आंवला जो है वयस्थापन है और रसायन है, ऐसे मैम ने लिखा है। अच्छा, एक चीज अपामार्ग की तो अभी बोली ही नहीं। अपामार्ग का जो ये होता है, जड़ को अगर जो हम लोग डिलीवरी के समय नाभि पे बांध देते हैं तो वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टेंट होता है, तो यूटरस को कांटेक्ट करके ये डिलीवरी इजीली कर देता है। सुख प्रसव। और हाँ, सुख प्रसव के लिए। अच्छा, इसके अलावा अपामार्ग की ये हम एक गाय पे किए थे सर, लेडीज पे तो नहीं किए हैं, पर जी एक गाय को प्रसव में बहुत परेशानी हो रही थी, तो एक जड़ ला करके और उसके पास रख दिए, तो देखे कि जी थोड़ा देर में तुरंत उसका डिलीवरी हो गया। जी जी जी। अच्छा, अंजना इसके मैम बाद आप यूज किए हैं, अंजना मैम का अनुभव ज्यादा अच्छा होगा। अंजना हाँ, मैम आप यूज किए हैं अपामार्ग मूल का? अंजना मैम है कि नहीं है? ठीक है। इसके अलावा अपामार्ग क्षार को अगर जो हल्का सा भी गर्भाशय पे टच भी करा देते हैं तो वो यूट्रस को ऐसे फेंक देता है बाहर की तरफ। तो इस वजह से उसको डायरेक्ट लगाने का इंडिकेशन नहीं है, और केवल ये जड़ को बांधने का है। एक्चुअली सर सर ये नमस्कार। वाणी का सिद्धि भी कराता है। जी यदि कोई बोलने में यदि परेशानी हो, बच्चे अटक अटक के बोलते हैं, तो इसको शहद के साथ थोड़ा घिस करके चटाने में भी ये काम करता है। स्टैमरिंग। हाँ, अंजना मैम क्या बोल रही है, सुनिए अंजना मैम क्या बोल रही है। एक्चुअली सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, जैसे अभी आप मैडम ने भी बताया, डिलीवरी रूम में जनरली क्या होता है कि जब नॉर्मली इसको यूज नहीं किया जाता है, जब गर्भ संघ की अवस्था होती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की अवस्था होती है, जब हमें लगता है कि हमारा जो केस है वो अकॉर्डिंगली डायलेटेशन उसको हो रहा है और बेबी भी डिसेंड कर रहा है, मतलब सारे पैरामीटर नॉर्मल डिलीवरी के लगभग सब ठीक होते हैं, और कहीं ना कहीं लेबर अरेस्ट कर जाता है, जैसे सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज जो चलती है उसमें कहीं लगता है कि प्रोग्रेस डिले हो रही है, या यहाँ अगर हम कुछ इनिशिएशन नहीं देंगे तो वो प्रॉब्लम कर देगा बच्चे के लिए। तो ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, जहाँ हम अभी RSC संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो कार्य कर रहे हैं, तो 2 साल पहले का मेरा अनुभव है। मेरे साथ मेरे असिस्टेंट थे, मेडिकल ऑफिसर थे, डॉक्टर विश्वकर्मा थे, और हम लोग शाम का 6 बज रहा था, पेशेंट को हम लोग मॉर्निंग 9 बजे से उसको हम लोग जो है वो अच्छे से देख रहे थे कि नहीं डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन आज के लास्ट मोमेंट पे वो जैसे कहते हैं कि डायलेटेशन उसका फुल हो रहा था और पेन कम होते जा रहे थे, और लग रहा था कि लेबर अरेस्ट कर जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा। तो डॉक्टर साहब गए, और क्योंकि संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और जहाँ हमारा कॉलेज है उसी में लेबर रूम के आस-पास बहुत सारा अपामार्ग लगा हुआ था, वो पूरा का पूरा पेड़, छोटा सा पेड़ था, उसको ले आए और लाके बस जो लेबर टेबल थी, लेबर टेबल से मैंने कम से कम 3 या 4 फीट दूर ही रखवाया, क्योंकि सर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस भी पेशेंट के लिए नुकसान होता है, हमें उतना ही चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि बेबी को जो है जरा सी भी जो है वो डिस्ट्रेस ना हो बेबी को। तो विद इन 10 मिनट्स उसके इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस आए और वो बेबी आराम से डिलीवर हुआ, और उस पेशेंट की भी जो डिलीवरी थी वो एकदम अनइवेंटफुल हुई, प्लेसेंटा भी आउट हुआ, और उसके बाद क्योंकि जब प्लेसेंटा आउट हो जाता है तो हमें यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन देना ही होता है, तो इसलिए फिर उसको हमने और रखा आधा घंटा डिलीवरी के बाद भी, और जब हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो फिर हमने उसको हटाया। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि अपामार्ग जो है वो बहुत ही कहना चाहिए प्रभावजन्य है, उसका वर्क मैंने देखा वहाँ कि वो केवल लेबर रूम की उस 4 दीवारी के अंदर आ गया था और उसका असर उस पेशेंट में मुझे देखने को मिला। तो ये बहुत ही ग्रेट है हमारे आचार्यगण, और ये मैंने अनुभव पहले भी शेयर किया है आप लोग के साथ में, और रियली सर ये बहुत ही इफेक्टिव है अपामार्ग। प्रशांत भट्ट सर ने इसका किया भी है, तो प्रशांत भट्ट सर थोड़ा अपना अनुभव बताएं। भट्ट साहब आप कुछ बताएंगे? हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर बताइए। सर मैंने 2 बार इसका यूज किया था।
एक बार मेरे हॉस्पिटल में मेरा एक कंपाउंडर था, तो ऐसे चर्चाएं हमेशा होती रहती थी कि यार देखो अपर मार्ग से ये सब चीजें भी होती हैं। तो ऐसी बात हुई थी, तो मैंने उसको बताया था कि यार अपर मार्ग जैसे कभी डिलीवरी ना हो रही हो, पेन ना आ रहे हो, तो अपर मार्ग की जड़ को हम जिसका प्रसव होना है जिस लेडी का, उसकी कमर में बांध दें तो पेन आना शुरू हो जाते हैं और डिलीवरी हो जाती है। तो ये चीज उसको याद रही। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके यहाँ पे उसकी वाइफ एडमिट हुई, तो वो तुरंत भागता हुआ आया कि सर वो आपने फलाना ही जड़ बताई थी मुझे एक बार। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मैंने उसको लाके दिया और मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि यार देखो जड़ बांध देना, और जैसे ही कमर पे जड़ बांधोगे उसके बाद उनको पेन आना शुरू होंगे और थोड़ी देर बाद डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाए तुम उसको तुरंत खोल के निकाल देना उसको। तो उसने ऐसे ही किया था और उसका बहुत सुखपूर्वक डिलीवरी उसकी हो गई थी। और ऐसे ही एक केस को वो और लेके आया था मेरे पास, तो मैंने सेम ये सब कराया था, उसका भी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो गया था। तो 2 लोगों का मेरा मतलब खुद का प्रैक्टिकल है अपर मार्ग की जड़ के ऊपर। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। आशा मैम ने भी लिखा है ग्रुप में कि ये क्या कहते हैं, लांगली का इस्तेमाल किया है किसी के पैर में बांध के। लांगली का जनरली इस्तेमाल किया जाता है गर्भ को गिराने के लिए। तो ये गर्भ को गिराने के लिए जब इस्तेमाल होता होगा तो ये भी यूट्रस को कांटेक्ट करता ही होगा। तो आशा मैम ने लिखा है कि यहाँ पे सुख प्रसव के लिए लांगली का भी जैसे इस्तेमाल। कंडीशन जो रहते हैं मूड गर्भ कील, उसमें मूड गर्भ को अगर गिराना है तो जी, प्रतिखुर कीलक। एक्चुअली सर यहाँ पर लांगली जो है ना, जैसे हमारे पास जो केसेस आते हैं समटाइम्स क्या होता है जैसे कहते हैं कि हम लोग वो जो सेकंड टाइमेस्टर की डिलीवरीज हो जाती है पेशेंट को, या समटाइम्स अबॉर्शन जिसे हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा जो है सेकंड टाइमेस्टर के अबॉर्शन जब आते हैं, ऐसे केसेस में इसका यूज बहुत अच्छे से देखा गया है। हम लोगों ने इस पे मतलब बीएचयू में थे तो वर्क भी किया है इस पे। तो इसमें जनरली क्या होता है कि कुछ समटाइम्स जैसे डिलीवरी हुई पेशेंट को या बेबी एक्सपर्ट हुआ, लेकिन समटाइम्स कुछ मटेरियल अंदर रह जाता है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि बेबी बाहर नहीं निकल रहा है, मृत गर्भ है और बाहर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या करते थे कि उसके लांगली का जो है लेप भी कर सकते हैं। उसका जो है जनरली जो है अधोदर पे हल्का सा लेप किया जाता था। और समटाइम्स जैसे अभी बात हो रही है कि लांगली को हम लोग उसके पास पेशेंट के पास भी रखते थे, तो वो एक अच्छा गर्भाशय संकोचक का काम करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। और जितना भी जो भी हमें लगता है कि ये सारा मेटेरियल एक्सपेल होना चाहिए यूट्राइन कैविटी से, वो बाहर आ जाता है। और जैसे अभी अपर मार्ग की बात हुई है, ठीक उसी तरह से हम लोग लांगली का भी प्रयोग जो है गर्भ संज्ञा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में तभी करेंगे जब हमारे सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं। हमें लगता है कि बेबी की लाई ठीक है, बेबी का डायलेटेशन ठीक है, मतलब ये सर्विक्स का डायलेटेशन जो है वो प्रोग्रेसिव है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कम हो रहे हैं। क्योंकि कई समय ऐसा होता है कि अगर सीपीडी के केस में हमने रख दिया और कॉन्ट्रैक्शंस हमने बढ़ा दिए तो समटाइम्स रप्चर की कंडीशंस आ सकती है। तो यहाँ हमें सारे पैरामीटर बहुत अच्छे से देखना है कि हमारा केस सीपीडी का नहीं है, हमारी बेबी की लाई ठीक है, उसका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही आ रहा है, और उसके अलावा जो है वो एक बिशप स्कोर हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से अगर वो प्रोग्रेस करते करते कहीं अरेस्ट हुआ है। और ये आचार्य भी कहते हैं, आचार्य शास्त्रों में भी बताया गया है कि जब भी हम जो स्पेशल उन्होंने बोला है कि आप सूतिकागार में ये सारी औषधियां रखिए, लेकिन जब गर्भ संघ की स्थिति आएगी तभी इनका यूज करना है, नॉर्मली इसका यूज करने से हानि हो सकती है। तो लांगली, अपामार्ग, इस सारे कुष्ठ, बच्चा, एरंड, पिपली, इन सब कई द्रव्यों को उन्होंने बताया कि सूतिकागार में रखिए और इसको अकॉर्डिंगली यूज करिए। जी, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू मैम। एक तकदीर सिंह जी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं सर? तकदीर सिंह जी। हाँ सर, मेरा आंवले के रिलेटेड क्वेश्चन था कि आंवले की 2 वैरायटी कहते हैं, एक वन आंवला होता है, एक हाइब्रिड होता है। हाँ। लेकिन पंजाब में सर वो दोनों वैरायटीज को ना कोई क्लियर नहीं कर पाता कौन सा है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। कोई कह रहा है कि वन आंवला बड़े वाला आंवला होता है, कोई कहता है कि वन आंवला छोटे वाला आंवला होता है। तो कौन सी वैरायटी सर होती है असल में? एक इलाहाबाद साइड में जो बड़ा बड़ा आंवला होता है वो श्रेष्ठ बताया है। ओके सर। हाँ, महाराष्ट्र में भी आंवला होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, उतना श्रेष्ठ नहीं बताया गया क्योंकि उसमें उतना रस भी नहीं होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। बाकी कविता मैम का ज्यादा स्टडी है। कविता मैम, आप बताएंगी कुछ आंवला के बारे में? वैद्य कविता मैम, शायद मैम नहीं है।
सर मेरा स्टडी नहीं है आंवला के ऊपर कुछ। लेकिन आपके हिसाब से आंवला कौन सा अच्छा है? जो इलाहाबाद वाला आंवला बड़ा बड़ा होता है वो अच्छा है कि पत्थर जैसा छोटे छोटे आंवले? सर वैसे तो मुरब्बा वगैरह अगर वैसे यूज करना है तो जो बड़े वाला है वही आंवला श्रेष्ठ रहता हाँ है। वही, क्योंकि उसमें रस ज्यादा रहता है, वो ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और सर एक आंवला का मोस्टली मुरब्बा वगैरह जो मिलता है तो वो अच्छा रहता है कि कंटिन्यूस खाने के लिए, कि या फिर ड्राई आंवला ही खाना बस चाहिए जो उसमें जो नॉर्मल आंवला होता है? प्रिजर्वेटिव है वो देखिए कौन सा नुकसान न दे, बाकी सब चीज अच्छा है, इस दुनिया में सब अच्छा है। अगर तो खुद बनाते हैं सर तब तो प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। अब च्यवनप्राश भी बनाते हैं हाँ तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ती, 5-5, 6 साल बिल्कुल ठीक रहता है सर। हाँ तो वो अच्छा है ना। और हर देश वाला जो आंवला है अपने देश के हिसाब से वो बेस्ट भगवान ने बनाया नेचर से। जी सर। जी, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा? अभी सेशन बंद करते हैं, लेकिन कैसा लगा आप लोगों को? सर बहुत बढ़िया सर, डिस्कशन हो जाती है सर, बहुत अच्छी इसमें। बहुत बढ़िया सर। जी थैंक यू आप लोग का। बहुत ही अच्छा। जी अभी हम 8:15 फिर मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। हाँ आप सभी लोगों का धन्यवाद। अभी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, तो हम लोग कल बाकी पढ़ेंगे। ये एक आशा मैम लिख रही है, वी ब्रॉट इट फ्रॉम नाडियाड इन गुजरात। बिग आंवला विथ अ स्लाइट येलोइश एंड ब्राउन ब्लैक डॉट्स आर बेस्ट फॉर मेडिसिनल यूज, ऐसे आशा मैम बता रही है। सर हमारे यहाँ पहाड़ों पे जो हो रहा है आंवला वो छोटा वाला है, मतलब इसको जंगली आंवला मान सकते हैं, जो छोटे कलर छोटा साइज का होता है। हाँ। और जो हम लोग मार्केट से नीचे लेते हैं प्लेन्स में वो बड़ा वाला होता है। तो जनरली अपने जो देश के हिसाब से हर चीज श्रेष्ठ है, अपने देश के हिसाब से। और छोटे आंवले में क्या होता है कि गुठली वाला पार्ट ज्यादा होता है, उसमें गूदा कम होता है। बड़े आंवले में गूदा और रस ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल जो च्यवनप्राश वगैरह में करते हैं वो बड़ा वाला साइज ही करते हैं जो नीचे मिलता है। और जो अचार बनाते हैं वो छोटा वाला। अचार के लिए भी तो दोनों का ही बना सकते हैं, और मैंने बनाया भी है आंवले का अचार। अच्छा। खुद मैं तोड़ लाया था, मैं जाया करता था अपने अस्पताल तो आंवला लगा हुआ होता था, देखिए मैं सब तोड़ लोग सरोज मिश्रा जी के घर जाएंगे, अचार लेके आएंगे, बहुत टेस्टी टेस्टी बनाते हैं। तो आंवले के अचार का पाउडर खरीदा। पाउडर खरीदने के बाद आंवले को बॉयल करके उसकी फांकें और गुठली अलग अलग कर दी, फांकों को सुखा के उसको तेल में और अचार का मसाला डाल दिया, वो बन गया अचार। हाँ जी। लेकिन सर वो खराब नहीं हो जाता आंवले का अचार थोड़ी देर में सर? सुखाते हैं सर, पहले उसकी जो फांके हैं ना उसको सुखा दिया, तो सुखाने के बाद में जब हम ऐसा उसको करेंगे ऑयल में डालेंगे तो वो खराब नहीं होता। तेल में डाला तो नहीं खराब होता है ना? हाँ तेल में डालने से नहीं खराब होगा। और पानी उड़ा देते हैं हम, थोड़ा धूप में रख दिया तो पानी उड़ जाता है। जी जी, अगर पानी रहेगा तो फंगस पकड़ लेगा। हाँ जी ठीक है, सभी लोगों का धन्यवाद। अभी हम 8:15 मिलेंगे, तब तक ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू सभी लोगों को। प्रणाम। प्रणाम।